नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आयोग ने शिवसेना के बारे में जो फैसला दिया है, उस फैसले के दो आयाम, एक तात्कालिक है, एक दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक जो उसका पक्ष है वो बहुत ही दूरगामी है और बहुत सोच समझकर दिया गया फैसला है, जो भारत की पूरी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और इस बात को मैं कहूँगा विपक्ष में सबसे पहले अगर किसी ने समझा है तो शरद पवार ने। शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया थी जब फैसला आया तो उद्धव ठाकरे से कहा कि जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसको मान लीजिए, उसमें कुछ नहीं हो सकता, दूसरा नया सिंबल ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाद में उदाहरण दिया इंदिरा गांधी का कि दो बैलों की जोड़ी छोड़कर गाय बछड़ा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस बहस में अभी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 48 घंटे भी नहीं लगे वो अपने इस बयान से पलट गए। उन्होंने बयान दिया बुधवार को कि चुनाव आयोग का ये फैसला शिवसेना के बारे में भारत के राजनीतिक दलों पर हमला है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन ये हमला राजनीति को सुधारने वाला साबित होगा, ये राजनीति को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं। ख़ास तौर से मैं पार्टी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, ये समझ से परे है कि हमारे संविधान में पार्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजनीतिक दल का कोई जिक्र भारत के संविधान में नहीं है। पहली बार उसका जिक्र 1985 में आया जब एंटी डिफेक्शन बिल बना। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून बना, उस समय से पार्टी का नाम जो है इसमें आया। उसके अलावा पार्टियां अपनी मर्जी से चुनाव कराती थी या नहीं कराती थी, ये उनकी मर्जी पर था, कोई पूछता नहीं था, कोई कहता नहीं था। 1990 में जब टी.एन. शेषन आए, टी.एन. शेषन ने पहली बार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये कंपलसरी कर दिया कि हर पार्टी को अपने संगठन का चुनाव कराना पड़ेगा। और चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी का जो संविधान है, जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना संविधान की कॉपी चुनाव आयोग को देते हैं। तो संविधान में जो जिक्र है, मतलब जो कहा गया है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कुछ पार्टियां 5 साल में कराती हैं, उसके अनुसार आपको चुनाव कराना है और नए पदाधिकारियों के चयन के बाद आपको चुनाव आयोग को उसकी सूचना देनी है। पार्टियां अक्सर जो है इसमें डिले करती हैं, तो चुनाव आयोग से उसके लिए जो है समय और सीमा बढ़ाने की मांग करती हैं और चुनाव आयोग आसानी से दे भी देता है। लेकिन चुनाव आयोग संगठन के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करता कि आप कैसे कराएं, आप इंटरनल इलेक्शन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इलेक्शन के जरिए बना रहे हैं या नॉमिनेशन के जरिए बना रहे हैं, इन सब मामलों में वो नहीं जाता। उसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के जो प्रावधान हैं, उसमें कहीं भी पार्टी चुनाव कराने या पार्टी के संगठन में हस्तक्षेप करने का अधिकार वो चुनाव आयोग को नहीं मिलता। ये बात सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी प्रावधान के तहत, कि वो पार्टियों के सांगठनिक चुनाव में दखल दे सके, सिवाय इसके कि उनको कहे कि समय समय पर आप चुनाव कराइए। तो अब जो शिवसेना के बारे में फैसला दिया है चुनाव आयोग ने, किस आधार पर? आधार वही है जो किसी भी पार्टी में इस तरह के झगड़े विवाद होने पर चुनाव आयोग फैसला करता है। उसके 3 स्टेप होते हैं, 3 कहें लिटमस टेस्ट होते हैं। पहला पार्टी का संविधान, दूसरा पार्टी का संगठन, और तीसरा विधायक दल। विधायक दल में जो है विधानसभा लोकसभा के सदस्य दोनों आ जाते हैं। तो इनके आधार पर चुनाव आयोग तय करता है कि किस पक्ष का बहुमत है और किसका नहीं है, उसके आधार पर फैसला सुनाता है। और सभी मामलों में ऐसा होता रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो फैसला किया उसमें साफ साफ फैसले में लिखा है कि उसने पार्टी के संविधान और पार्टी के संगठन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। अब ये भी बताया है कि क्यों ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान का कोई अर्थ नहीं है और पार्टी के संगठन का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड होता है एक नेता द्वारा
और उसमें कहा गया है कि ये परिवार की पार्टियां बन गई हैं। जो परिवार की पार्टियां हैं उसमें एक नेता को सारी पावर डेलीगेट कर दी जाती है, वो नॉमिनेट करता है लोगों को। तो उसकी मनमानी है, उसकी मर्जी है, जिसको चाहे, जो अपने करीबी हैं उनको नॉमिनेट करता है, उनको नियुक्त करता है। तो ये नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट का जो है ये चुनाव है, इसलिए उसकी संख्या के आधार पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जो संख्या फैसला करने के लिए सबसे सही है वो है विधायक दल की स्थिति, यानी कितने विधायक और सांसद किसके साथ है। इसी आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिला है। अब उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि ये बेईमानी की है, चुनाव आयोग ने गलत फैसला किया है, इन तीनों आधारों पर फैसला होना चाहिए था और उसके आधार पर पार्टी का सिंबल और नाम हमको मिलना चाहिए था। शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा, अब उनकी बात पर आता हूँ। वो इस बात को समझ गए हैं कि चुनाव आयोग जहाँ मामले को लेकर जाना चाहता है कि ये परिवारवादी पार्टियां, इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनके चुनाव का, जो संगठन के चुनाव होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उसका न कोई औचित्य है और न महत्व है। तो इसलिए शरद पवार को समझ में आ रहा है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं उन पर हमला है। और उन पर हमला कैसे है? जो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे का पक्ष रखते हुए उनके वकीलों ने कहा कि इसका मतलब है कि विधायक दल में कोई एक नेता कुछ विधायकों या सांसदों को लेकर पार्टी तोड़ सकता है, पार्टी लेकर जा सकता है। आशंका क्या है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनमें कोई ऐसी लीडरशिप उभर सकती है जिसका बहुमत हो विधायक दल में और उसकी पार्टी हो जाएगी। तो ये स्थिति क्यों आती है? शिवसेना की ही बात करें, ये स्थिति क्यों आई? एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को ये साफ दिखाई दे रहा था कि उद्धव ठाकरे पार्टी की बागडोर, पार्टी की विरासत, सब कुछ जो है वो सौंपने वाले हैं आदित्य ठाकरे को। ये बात उनको स्वीकार नहीं हुई कि आदित्य ठाकरे का कोई योगदान नहीं है पार्टी में, पार्टी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया है, लड़े नहीं हैं, कोई ज़मीन पर काम नहीं किया है, और हम लोग जो दशकों से काम कर रहे हैं उनका कोई महत्व ही नहीं है। तो ये लड़ाई है कि ये पारिवारिक विरासत या जनतांत्रिक विरासत, यानी जो चुनकर आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के वोट से चुनकर आते हैं, तो उनकी लोकप्रियता टेस्टेड है। लेकिन पारिवारिक विरासत में परिवार के बाहर के लोग नहीं होते। तो इसीलिए आप देखेंगे परिवारवादी पार्टियों में कभी सेकंड जनरेशन की लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जाता। लेकिन शिवसेना के मामले में जो हुआ वो आगे और पार्टियों के बारे में हो सकता है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को फ़ायदा ये मिला कि उनको बाहर से भी समर्थन था। आमतौर पर होता है कि इस तरह की बगावत होती है पार्टी में, तो पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होता है उसकी जो है पकड़ होती है पार्टी पर, पार्टी से बाहर उसके संबंध होते हैं, उनके आधार पर बगावत को दबा दिया जाता है। लेकिन इस मामले में एकनाथ शिंदे को मिला केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका साथ, जो महाराष्ट्र में भी नंबर 1 की पार्टी है और देश में भी नंबर 1 की पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है। तो उसका समर्थन मिला, इसलिए एकनाथ शिंदे के लिए इस बगावत को अंजाम तक पहुंचाना आसान हो गया। तो शरद पवार जो बता रहे हैं कि पार्टी पर हमला है, वो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर सकता है। और अगर इस समय की बात करें, वर्तमान की बात करें, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी को किसी परिवारवादी पार्टी में ऐसी बगावत अगर उनके अनुकूल है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मदद करेगी। तो इसलिए उनको और डर लग रहा है, उनको और ज़्यादा डर लग रहा है इसलिए कि उनकी पार्टी में भी ऐसा हो सकता है। कल को अगर अजीत पवार, जो 56 विधायक हैं एनसीपी के, उनमें से 37-38 विधायकों को लेकर अलग गुट बना लें और पार्टी पर अपना दावा कर दें, तो पार्टी उनकी हो जाएगी। दूसरी समस्या जो आ रही है इन परिवारवादी पार्टियों में, कि जिस नेता ने इस पार्टी को बनाया, संगठित किया, खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जनाधार बनाया, उसका पार्टी का सामाजिक जनाधार जोड़ा, वो जब एक बार रिटायर हो जाते हैं या उनका निधन हो जाए
तब जो दूसरी पीढ़ी आती है उसने न उस तरह से मेहनत की है, न उस तरह से मेहनत करने की इच्छा होती है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को, आप उसी तरह से देख लीजिए कांग्रेस में राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा को। तो वो जो इच्छा शक्ति होती है ज़मीन पर काम करने की, वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए लोकप्रियता घटने लगती है, वो करिश्मा घटने लगता है। करिश्मा घटता है तो वोट दिलाने की क्षमता कम होने लगती है, तो फिर पार्टी का जनाधार सिकुड़ने लगता है। तब पार्टी में जो लोग ज़मीन पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, उनके मन में सवाल उठता है कि किसके लिए और कब तक करेंगे। तब होती है बगावत। एकनाथ शिंदे की बगावत का यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण कि परिवार की लिगेसी या विचारधारा की लिगेसी कौन बड़ी है। एकनाथ शिंदे ने परिवार की लिगेसी पर विचारधारा की लिगेसी को चुना। उन्होंने माना कि विचारधारा का जो प्रभाव है वो परिवार के प्रभाव से बड़ा होता है। परिवार का प्रभाव लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन विचारधारा का प्रभाव बना रहता है। तो ऐसे में उन्होंने विचारधारा को चुना, इसलिए उनके साथ ज़्यादा लोग आने को तैयार हो गए। तो शरद पवार का डर बहुत जायज़ है। चुनाव आयोग का ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में, अगर लगा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अगर है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बदलाव नहीं करता है तो ये जितनी वंशवादी परिवारवादी पार्टियां हैं उन सब के लिए खतरे की घंटी है कि सुधरो या फिर टूटो। हालांकि ये नारा समाजवादियों का है, डॉक्टर लोहिया का दिया हुआ है, लेकिन ये आने वाले दिनों में होने वाला है। ये रास्ता एकनाथ शिंदे ने खोला है, वो बहुत सी पार्टियों में उनके जैसे नेताओं के लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो भी केवल अलग गुट बनाकर या किसी और पार्टी में शामिल होकर ही नहीं, उस पार्टी पर कब्जा करके उस पार्टी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। इसका रास्ता खुला है और अगर बाहर से उनको समर्थन मिल रहा है तो उनके लिए रास्ता और आसान हो सकता है। जितनी भी देश में परिवारवादी वंशवादी पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में कि अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे, अगर आप लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी नॉमिनेशन से काम चलाएंगे तो फिर मुश्किल होने वाली है। और इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है या सरकार भी हो सकता है इस तरह का कोई कानून बनाने के बारे में सोचे कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी यानी चुनाव किस तरह से हों, उसके लिए गाइडलाइंस क्या हों। क्या चुनाव आयोग को इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए कि पार्टियों के सांगठनिक चुनाव में उसका हस्तक्षेप हो, वो तय करे कि चुनाव का तरीका क्या होगा, चुनाव कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, उनका नतीजा कैसे निकलेगा। ये सब बातें तय करने का रास्ता खुल रहा है। तो जो चुनाव आयोग का ये फैसला है ये भारतीय जनतंत्र को भविष्य में मजबूत करने वाला फैसला है। अगर इसके आधार पर कोई कानून बनता है या अपने आप बदलाव आता है, परिवारवादी पार्टियां तो नहीं बदलने वाली। उनको मालूम है कि जैसे ये करेंगे उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उनके परिवार का आधिपत्य खत्म हो जाएगा, फिर उनकी जो डिक्टेटरशिप है वो नहीं चलने वाली, उनका अधिनायकवाद नहीं चलने वाला। वन मैन पार्टी का ज़माना जाना चाहिए, जाएगा कि नहीं मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उस वन मैन पार्टी का ज़माना जाना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यही है कि कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को मौका ही नहीं मिलता उसको पहले दिन से मानकर चलना है कि जो सर्वोच्च नेता है उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति पार्टी के शीर्ष पद पर बैठेगा। एक कार्यकर्ता भी वहाँ तक पहुँच सकता है, ये केवल कैडर बेस्ड पार्टी में या विचारधारा पर आधारित पार्टियों में हो सकता है, जो कि लेफ्ट में एक समय होता था, अब लेफ्ट खत्म हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। वो सपना देख सकता है वहाँ तक पहुँचने का, वो ये आकांक्षा पाल सकता है उस सर्वोच्च पद तक पहुँचने की। लेकिन परिवारवादी पार्टी में अगर कोई नेता इस तरह की आकांक्षा मन में रखता है तो फिर उसका राजनीतिक करियर वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर वो पार्टी में आगे बढ़ नहीं सकता। तो फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का ये फैसला जो है उसका बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। इस देश में पूरे पार्टी सिस्टम में बदलाव लाने वाला ये चुनाव है।
अब ये निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से देखता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।